हेलो एंड वेलकम टू indiabud.com। फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने वाले हैं वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए। लाइक यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीएससी दे रहे हैं, स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, इस तरह के कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं सब में ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो सेंट्रल लेवल एग्जाम्स हैं, एसएससी हो गया, बैंकिंग एग्जाम्स हो गया, तो इसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए। 3 वीडियो हम लोगों ने पहले बना दिया है, उसमें 20 टर्म्स, तो टोटल 60 टर्म्स उसमें बता चुके हैं और इस वीडियो में भी आपको 20 टर्म्स कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखें शुरू से लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, किसी सवाल सुझाव के लिए कॉमेंट करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर चैनल पे आपको फ्री में इस तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं। एजुकेशन रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहते हैं, कोई जॉब वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें आप सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि जैसे हम लोग वीडियो पोस्ट करते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है जो मोर्टेलिटी रेट है। अभी कोरोना वायरस जो कोविड-19 है उसमें ये काफ़ी हॉट टर्म है, तो इस टर्म का काफ़ी यूज हो रहा है। तो मोर्टेलिटी रेट होता क्या है? तो द वर्ड मोर्टेलिटी कम्स फ्रॉम मोर्टल। तो ये मोर्टेलिटी वर्ड है, मोर्टर वर्ड से आता है, जो कि एक लैटिन वर्ड मोर्स से आता है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डेथ। तो ये एनुअल नंबर ऑफ डेथ्स होता है किसी डिजीज से, और या फिर जनरली हर हजार लोगों, जैसे 1000 लोग में अगर आप, जैसे कोरोना वायरस का मैं एग्जांपल लेता हूं, तो मान लीजिए 1 लाख लोगों को कोरोना वायरस हुआ, उसमें से 5000 लोगों को डेथ हुआ, तो उसमें क्या करेंगे? 1000 को करेंगे, मतलब कि देखेंगे कि पर 1000 डेथ्स कितना हुआ। तो पर 1000 मान लेते हैं, 1000 में आपको 50 डेथ हो रहा है, तो 1 लाख में 5000 डेथ हो गया, 1000 में आपको 50 डेथ हो रहा है। तो ये दिखाएगा आपको कि 5% इस तरह का डेथ होगा। तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो 5% हम लोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं इसको। तो ये है, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉर्बिडिटी रेट। मॉर्बिडिटी रेट से ये अलग होता है, जहां पर जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ पीपल हु हैव अ डिजीज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ पॉपुलेशन। तो मॉर्बिडिटी रेट होता है कि जितने लोग पॉपुलेशन में, जितने लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन जितने, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ है, तो उसमें जितने लोग डिजीज से, किसी डिजीज से पीड़ित हो, तो वो काउंट इसमें मॉर्बिडिटी रेट में होता है। तो मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट टर्म है एमआरटीपी एक्ट। तो सबसे पहले तो देखते हैं एमआरटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमआरटीपी का होता है मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो ये एक्ट है, इसको फ्रेम किया गया था मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस और को रेगुलेट करने के लिए, किसी प्रोडक्ट या बिजनेस प्रैक्टिसेस के फर्म को जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो मोनोपोलिस्टिक, सबसे पहले आप समझिए मोनोपोली क्या होता है। तो मोनोपोली में आपको क्या होता है कि कोई भी एक प्लेयर किसी भी मार्केट में होता है। जैसे कि अगर इंडिया में अगर टेलीकॉम में बस एक बीएसएनएल होता और कोई प्लेयर्स को एंट्री नहीं मिलता, तो वो होता मोनोपोली, बीएसएनएल का मोनोपोली है। तो इस तरह के आप और भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहां पर कुछ कंपनीज की मोनोपोली है, तो वहां पर दूसरी कंपनीज एंट्री नहीं कर सकती। तो ये एक्ट इसीलिए बनाया गया था ताकि मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, तो इस तरह की कंपनीज जो करती हैं, चाहे डिफरेंट तरह की टैक्टिक्स यूज करें, प्राइसेस यूज करें, तो अलग पावर यूज करें, तो उससे हटाने के लिए, ताकि वो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस यूज नहीं कर सके, और रेगुलेट किया जाए उनके कंडक्ट और बिजनेस प्रैक्टिसेस को, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में ज्यादा बेनिफिशियल हो, ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, तो पब्लिक को इससे ज्यादा बेनिफिट हो। नेक्स्ट टर्म है वो है मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है ये एक कंट्री के द्वारा किया जाता है, जहां पर वो ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है दो कंट्री से ज्यादा के साथ गुड्स एंड सर्विसेज के सेक्टर में। मतलब कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज अगर का कोई भी ट्रेड करना है, आपको आयात निर्यात करना है, तो इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स किए गए। किसी मान लेते 2 कंट्री, इंडिया ने ट्रेड एग्रीमेंट्स किए ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, यूएसए के साथ, मल्टीपल मोर देन 2 कंट्री के साथ किए, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स।
नेक्स्ट टर्म है वो है नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम। तो ये इसका डिफरेंस सबसे पहले जान लीजिए, जीडीपी और नेशनल इनकम में क्या फर्क होता है। तो नेशनल इनकम जो होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जितना जो गुड्स एंड सर्विसेज किसी एक देश में, मान लेते हैं इंडिया के का नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो इंडिया में जितना वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया प्लस बाहर से जो इनकम आई उसको मिला के बोलेंगे नेशनल इनकम। और वही बस हम लोग बस टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री बस इतने तक बोल देंगे तो वो हो जाएगा आपका जीडीपी। तो यही डिफरेंस है नेशनल इनकम और जीडीपी में। नेक्स्ट टर्म है वो नेशनलाइजेशन है। इंडिया में इसका काफी यूज किया गया। तो ये होता है ओनरशिप को ट्रांसफर किया जाता है प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर को। तो इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, कंपनीज का टेक ओवर होता है, जो कि कंपनीज इंडिविजुअल या ग्रुप के द्वारा ओन की गई हो। ये किसके द्वारा टेक ओवर किया जाए, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो कुछ कॉन्टेक्स्ट में इसका ट्रांसफर, ओनरशिप का ट्रांसफर स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है। तो इंडिया में बैंक्स के लिए मेजरली ये काफी यूज किया गया। जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया तो बैंक्स के नेशनल जो जो प्राइवेट बैंक्स थे उनको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, उनका ओनरशिप ले लिया। तो इस तरह का बैंक्स का नेशनलाइजेशन इंडिया में बहुत किया गया है। तो आप आज जितने भी देख रहे हैं काफी बैंक्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो एक्चुअली में पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हुआ करती थी। नेक्स्ट टर्म है वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये टर्म आया था 1991 में। तो ये टर्म यूज किया जाता है पॉलिसी जो इंडिया ने अडॉप्ट किया 1991 के बाद। तो 1991 में इंडिया जो लोन्स था उसको डिफॉल्ट करने वाला था, पे करने की क्षमता नहीं थी। उसके बाद नई इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया ने बनाई, जिसमें मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने नई पॉलिसी बना के और इंडिया को इस तरह से कंपनीज को भारत में निवेश करने के लिए ज़्यादा ओपन किया, ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया, वर्ल्ड के लिए ग्लोबलाइजेशन को के फेवर में ज़्यादा काम किया। तो इस पॉलिसी को जो बोला जाता है वो बोला जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नेक्स्ट टर्म है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये भी काफ़ी टर्म यूज किया जाता है आज के टाइम में। तो रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं किए जा सकते, सिंपली ये टर्म ऐसे ही बोल सकते हैं आप। तो इसका फाइनाइट हो सकता है या लार्ज भी स्टॉक हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स का देते हैं, जहां पर ऑयल, कोल, मिनरल रिसोर्सेज हो गया, आयरन, लेड, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, इनका बार बार यूज नहीं किया जा सकता या बाद में इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो इन तरह के रिसोर्सेज को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट टर्म है नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं इंपोर्ट्स पे, किसी गवर्नमेंट के द्वारा इंपोर्ट्स पे लगाए जाते हैं जो कि हो अदर देन टैक्सेस। टैक्सेस के अलावा कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सके, क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सके, किस कंट्री पे से इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सके। तो इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ गुड्स इंपॉर्टेंट, मेनली ये इसी के लिए यूज होता है जहां पर क्वांटिटी और क्वालिटी को डिफाइन करके गुड्स जो इंपोर्ट हो रहे हैं उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सके। नेक्स्ट टर्म है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ पार्टिकुलर वैल्यू और एक्शन एंड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फोरगोन अल्टरनेटिव चॉइसेस और एक्शन। तो ये होता है कि कोई रेस्पेक्टिव वैल्यू होता है, पार्टिकुलर वैल्यू होता है किसी एक्शन से, और इसको कंपेयर किया जाता है अगर उसमें अपॉर्चुनिटी आपने कोई छोड़ दिया, कोई अल्टरनेटिव चॉइस का। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने 100 रुपए का कुछ चॉकलेट खरीद लिया, लेकिन आप उस 100 रुपए को इन्वेस्ट करके आप उसमें और बैंक में इन्वेस्ट करके उससे आप इंटरेस्ट कमा सकते थे, या फिर आप कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा सकते थे, उस पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो इसको हम लोग बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जहां पर आपने चॉकलेट खरीदा लेकिन एक्चुअल में उसको उस मनी को और भी यूज करके आप उसमें 10% मान लेते हैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुक कर सकते थे। नेक्स्ट टर्म है वो है पेंशन। तो ये पेंशन क्या होता है, मंथली रिपेमेंट टू अ वर्कर हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम वर्क। तो जो कोई भी कर्मचारी है वो रिटायरमेंट
जो रिटायरमेंट एज होता है तो रिटायर हो जाता है, उसके बाद जो उसको मंथली पेमेंट दी जाती है उसको ही हम लोग बोलते हैं पेंशन। नेक्स्ट टर्म है वो है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक पीरियड। तो किसी देश का टोटल नेशनल इनकम, जितना नेशनल इनकम हुआ, जैसे मैंने आपको नेशनल इनकम का बताया क्या होता है, और उसको डिवाइड क्या करेंगे जितना पॉपुलेशन है उस कंट्री का उससे, तो उस वो हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट टर्म है वो है परमिट लाइसेंस राज। तो ये टर्म यूज किया जाता है डिनोट करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम किया जाता है ताकि किसी बिजनेस को, एंटरप्राइज को स्टार्ट किया जा सके, रन किया जा सके और ऑपरेट किया जा सके। तो किस चीज के लिए? तो गुड्स के और सर्विसेज के प्रोडक्शन के में इंडिया के। नेक्स्ट है पॉवर्टी लाइन। तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो होता है सर्टेन मिनिमम नीड्स किसी आदमी का, इसमें इंक्लूड क्या होता है? फूड इनटेक ऑफ अ डेली एवरेज ऑफ 2400 कैलोरीज इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज इन अर्बन एरियाज। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है वो है प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स। तो वो एस्टेब्लिशमेंट्स जो ओन और ऑपरेट किया जाता है इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स। नेक्स्ट टर्म है वो है प्रोडक्टिविटी। तो आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट एम्प्लॉयड। तो जितना इनपुट दिया गया, एम्प्लॉय किया गया, उस पर कितना आउटपुट आ रहा है उस पर, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर इंक्रीज इज इन द एफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ कैपिटल और लेबर इंक्रीज लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। मतलब कि अगर आप एफिशिएंसी बढ़ा दें किसी का, तो कैपिटल का एफिशिएंसी बढ़ा दें या लेबर का एफिशिएंसी बढ़ाए, तो वहाँ पर आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किया जा सके। वो तो सिंपल आउटपुट बाय इनपुट होता है, तो इनपुट को सेम रख के आउटपुट को बढ़ा दें तो वो प्रोडक्टिविटी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये टर्म मेजरली यूज होता है लेबर इनपुट्स में। नेक्स्ट टर्म होता है प्रोविडेंट फंड, जिसको पीएफ के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये एक सेविंग्स फंड होता है जहां पर एम्प्लॉयर, मतलब जिसने रोजगार दिया, और एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं रेगुलरली। तो ये किसके लिए होता है? ये कर्मचारी के फायदे के लिए होता है और ये गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है और एम्प्लॉय को दे दिया जाता है जब कि वो रिजाइन करे या रिटायर करे काम से, तो उस केस में आपको वो दे दिया जाता है। नेक्स्ट टर्म है वो है पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स। तो सारे एस्टेब्लिशमेंट्स जो कि ओन या ऑपरेट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स। तो ये रन किया जा सकता है लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिपेंडेंटली मतलब किसी एक के द्वारा किया जाए या जॉइंटली भी किया जा सकता है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट टर्म है वो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो ये टर्म्स जो होता है टोटल क्वांटिटी या कोटाज इम्पोज किया जाता है इंपोर्ट्स पे, ताकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को रिड्यूस कर सके, डेफिसिट को रिड्यूस कर सके और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस तरह का क्वांटिटी में रेस्ट्रिक्शन, जैसे कुछ आयात करना हो तो उसमें क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि आपका इतना ही अमाउंट है वो आयात कर सकते हैं, बाकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही आपको प्रोक्योर करना होगा। नेक्स्ट टर्म है वो रेगुलर सैलरीड या वेज एम्प्लॉय। तो ये होता है जो आदमी काम कर रहा हो किसी के दूसरे फार्म में या नॉन फार्म एंटरप्राइजेस में, और बदले में उसको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है, वेजेस मिलता है एक रेगुलर बेसिस पे। और ये क्या होता है? बेसिस ऑफ डेली या पीरियोडिक रिन्यूअल ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मतलब रेगुलर बेसिस पे आपको मंथली जैसे मिल रहा हो सैलरी, तो इस तरह का। तो ये इसमें इंक्लूड उस तरह के पर्सन नहीं होते हैं, सिर्फ उस तरह के पर्सन नहीं होते हैं जो कि टाइम वेज मिलते हैं, बट ऑल्सो होते हैं जिनको पीस वेज मिलता है या सैलरी या पेड अप्रेंटिसेस मिलते हैं या फुल टाइम या पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। तो ये सब कुछ हो गया। लास्ट टर्म है वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
तो रिसोर्सेज जिसको रिन्यू किया जा सके नेचुरल प्रोसेसेस से, जब उसको वाइजली यूज किया जाने के बाद, तो इसको बोल देंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या है, फॉरेस्ट हो गया, एनिमल्स हो गया, फिशेज हो गया, जिसको अगर आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करें, मतलब अत्यधिक आप उनका कंजम्पशन या यूज ना कर सकें, तो ये इजीली आपको रिन्यू हो सकता है। तो वाटर को भी हम इस कैटेगरी में बोल सकते हैं, क्योंकि वो फिर से एक नेचुरल प्रोसेस से, वाटर साइकिल से वो फिर आपको आ जाएगा, अगर आप हेविली यूज या एक्सप्लॉइट करना उस रिसोर्स को नहीं शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, किसी सवाल सुझाव के लिए कमेंट करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। उसके बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आपको फ्री में अपडेट्स मिलते हैं, एजुकेशनल वीडियोस मिलते हैं, एजुकेशनल कंटेंट मिलता है, और एग्जाम से रिलेटेड भी कुछ भी डिटेल्स आता है तो वो भी आपको मिलता रहता है। और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में लास्ट पार्ट होगा ये इसका जो टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स का, तो वो वीडियो भी जरूर देखें। पहले का 4 वीडियो नहीं देखा है, 3 वीडियो नहीं देखा है, तो वो भी आप जरूर जाके देख लें।